प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? ऐसी कोई एनिमल सेल है जिसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं? अभी जवाब आना चाहिए भाई, मैं बता चुका हूँ जो लोग पुराने बच्चे हैं। यूग्लिना। वेरी गुड, यूग्लिना। सो यूग्लिना इज द ओनली एनिमल सेल, और मैंने वहां पे लिखवाया ही था कि यूग्लिना एक अकेला ऐसा एनिमल सेल है जिसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और ये जो ऑटोट्रॉफ है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिड से प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और प्लास्टिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा प्लास्टिड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो हमारा प्लास्टिड होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्रोमो मीन्स होता ही कलर है, क्रोमोप्लास्ट। और जो तीसरा हमारा प्लास्टिड होता है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट। देखो तीनों ही तरह के जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड्स का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, अच्छा कुछ नए बच्चे भी हैं क्या? मैं कुछ देख पा रहा हूँ, कुछ नए बच्चे हैं, तो उनको नया मैं देखता हूँ। अंकुश, ये आपकी पहली क्लास है क्या? इज इट योर फर्स्ट क्लास? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसके पहले कुछ पढ़ रखा है? नो सर। ठीक है, इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा? स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में? सर अभी तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोग सेल बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, है ना। और जहां पर नहीं समझ में आया तो फ्रैंकली मुझे बोलना, ठीक है ना, डोंट हेजिटेट, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो बाकी तो लोग पूछते ही रहेंगे। और कौन नया है? अंशिका, हिबा। हिबा आपकी पहली क्लास है? यस सर। तो हिबा कुछ पढ़ा हुआ है पहले से? यस सर, हमने चैप्टर स्टार्ट करा, चैप्टर 8 खुद से। चैप्टर 8 से स्टार्ट कर दिया है? अच्छा ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। तो सेल बायोलॉजी देखो सबसे इजी है, आप लोगों ने 9th में भी सब लोगों ने पढ़ा होगा, बस उसी का हम लोग थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन पढ़ते हैं, क्योंकि जो लोग 9th में हम लोग पढ़ते हैं उसका अपग्रेडेड वर्जन 11th में होता है, और जो 12th में पढ़ते हैं उसका 12th में होता है, राइट। तो अगर किसी को स्टिल, अगर किसी को कहीं पर कुछ प्रॉब्लम लगे या कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो आप लोग फ्रैंकली पूछिएगा, डोंट हेजिटेट, है ना। तो देखो हम लोग प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा चुका हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा चुका हूँ, राइबोसोम पढ़ा चुका हूँ, लाइसोसोम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं जो हमें पढ़नी, तो हम लोग प्लास्टिड पे आते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि देखो प्लास्टिड, ये जितने भी प्लास्टिड होते हैं ऑलमोस्ट ये सब रग्बी के बॉल की तरह दिखाई देने वाले होते हैं, इनका सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली पाया जाता है किनमें? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। तो कोई भी अगर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, तो कोई सा भी प्लांट है और अगर उसमें कोई भी उसका पार्ट ग्रीन है, इरिस्पेक्टिव ये कि वो कौन सा पार्ट है, मींस दैट मे बी एनी पार्ट, तो वो जो पार्ट होता है वो हो सकता है कि स्टेम का पार्ट हो, वो हो सकता है कि किसी लाइक दूसरी चीज का पार्ट हो, माइट बी इवन ये भी हो सकता है कि वो कोई पेटल्स हो जो ग्रीन कलर के हो, है ना, जैसे आप देखते हो सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं। तो कोई भी प्लांट का पार्ट जो ग्रीन है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, वो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी करेगा, है ना। अभी हम क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे प्लास्टिड्स में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो हम फंक्शनैलिटी की जब बात करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस इन्हीं से होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और काम क्या होता है? फूड फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं। मेनली कहां पाए जाते हैं? अच्छा एक और खास बात, ये फोटोसिंथेसिस तो ये फंक्शनलिटी करते हैं, दूसरा इनका एक साइड इंपैक्ट क्या है कि दे गिव्स ग्रीन कलर, दे गिव्स ग्रीन कलर, ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा, ये ग्रीन कलर देने का काम करते हैं, है ना। अभी आप देखते हो जैसे कई बार पोटैटो का ट्यूबर होता है, तो आप देखते हो पोटैटो का ट्यूबर या आलू का ऊपर वाला पार्ट कहीं की ग्रीन हो गया, तो ये वो पार्ट होता है जो एक्सपोज हो गया लाइट में और उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए। अदरवाइज जो पोटैटो हुआ एक अंडरग्राउंड स्टेम है, हम सबको पता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम है, वो सॉइल के नीचे रहता है, जब तक उसे लाइट नहीं मिलती तब तक उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो लाइट से बाहर आता है, लाइट में बाहर आ जाता है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट का ये पर्पज होता है, दे गिव्स ग्रीन कलर। और एक और खास बात होती है, फूड बनाने का काम करते हैं, और दे आर मेनली फाउंड इन ग्रीन लीव्स, है ना। तो ये ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं। आप देखिए आ जाते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोम वर्ड का मतलब ही होता है कलर, है ना। तो ग्रीन के अलावा जितने सारे कलर देने वाले जो प्लास्टिड होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। मींस हम अगर बात करें तो किसी फ्लावर का कलर पिंक होता है, किसी का रेड होता है, किसी का येलो होता है, कोई वायलेट होता है, मैजेंटा होता है, नंबर ऑफ द कलर्स होते हैं, राइट। तो वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो देखो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है,
they gives green color, sorry, they gives color, they gives color other than green, है ना, other than green to leaves. अब कुछ कलर्ड लीव्स होती हैं उनको, है ना, फ्लावर को देता है, फ्रूट को देते हैं, ये सीड को भी देते हैं, कुछ सीड कलर्ड होते हैं, तो उनको ये कलर देने का काम करते हैं। सिर्फ यही इनका फंक्शन होता है ना, और दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है, सो दे आर कलर्ड प्लास्टिड। अब इसमें मैं एक दो आपको नाम बताता हूँ कलर्ड प्लास्टिड, तो मैं आपसे पूछूंगा भी, है ना। तो एक येलो कलर जैसे होता है, तो येलो कलर को देने वाला जो प्लास्टिड होता है, एक देखो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर देता है ना। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट पाया जाता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक और एडिशनल पॉइंट जोड़ सकते हैं कि दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। तो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये एक तरह का कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो होता है ग्रीन कलर देने का काम करता है। यहाँ पे येलो कलर देने का जो काम करता है, वो येलो कलर देने का काम करता है कौन? येलो कलर देने का काम करता है ज़ैंथोफिल, है ना। इसी तरह से जो कैरोटीन कलर, है ना, तो कैरेट का जो कलर होता है, तो कैरोटीन कलर देने का काम करता है, एक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट ये काम करता है, ठीक है, ओके। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है? दे स्टोर फूड, है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन स्टोरेज पार्ट, फाउंड इन फूड स्टोरिंग पार्ट, फूड स्टोरिंग पार्ट, स्टोरिंग पार्ट। अब वो फूड स्टोरिंग पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे फ्रूट भी हो सकता है, लाइक वो फ्रूट हो सकता है जहाँ पे फूड स्टोर है, एप्पल के अंदर व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वहां पे फूड स्टोर है। वो ट्यूबर भी हो सकता है ना, जैसे पोटैटो में होता है। वो सीड भी हो सकता है, तो वो रूट भी हो सकता है, जैसे जैसे हो गई रेडिस हो गई। तो कोई भी पार्ट जो फूड को स्टोर करने का काम करता है वहां पे पाए जाते हैं। और क्या खास बात होती है? दे आर कलरलेस, है ना, तो ये कलरलेस होते हैं। और खास बात क्या होती है? दे हैव नो पिगमेंट, इनमें किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है कि, अच्छा यहां तक नोट करिए, पहले सब लोग नोट करिए, और जहां पर जिसको नहीं समझ में आया मुझे बोलता जाएगा, यहीं पे मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली। नोट करिए सब लोग। सर ल्यूकोप्लास्ट में फाउंड इन फूड के बाद क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? सेकंड वन, दे आर फाउंड इन फूड स्टोरिंग पार्ट, लाइक फ्रूट, ट्यूबर, सीड, रूट। They are colorless and they do not have any pigment. They are colorless and they do not have any pigment. यस सर। ठीक है, सबने नोट कर लिया? अब देखो, समझो मेरी बात। हाँ कोई नहीं, नोट कर लो सब लोग पहले। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई भी फ्रूट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पपाया देखते हैं, मैंगो देखते हैं, उन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। तो वो जब पक जाते हैं फिर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है? ये चिली पहले ग्रीन रहता है, बाद में रेड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है कि चिली जब ग्रीन से रेड हो जाता है तो क्लोरोफिल किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है? देखता हूं कौन बताता है। क्रोमोप्लास्ट। सर क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, और पिगमेंट? ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। कौन से पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है? पिगमेंट क्लोरोफिल है। सर चलो नोट कर ले सब। कैरोटीन। कौन सा? हाँ कौन सा बेटा? कैरोटीन। सर जो कैरेट्स में होता है। जो कैरेट में होता है, कैरोटीन है वो। अच्छा चलो, गुड ट्राई, ठीक है। नोट कर लिया ना सबने? नो पिगमेंट शायद। नो पिगमेंट नहीं, वो तो रेड हो जाता है, पिगमेंट तो सर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बट लाइक उसमें फिर सीड्स वगैरह आ जाते हैं जो बेसिकली एनर्जी वगैरह स्टोर करके रखते हैं, आई गेस। अच्छा नॉट एनर्जी बट
like something for related to food. अच्छा चलो मैं बताता हूँ, देखो ये याद रखना, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपसे पूछा, टोमेटो है ना और दूसरा चिल्ली। टोमेटो और चिल्ली जब ये ग्रीन कलर के होते हैं तो एक्चुअली इनमें जो प्लास्टिड पाए जाते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रहे हैं। दूसरी खास बात क्या होती है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तभी तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। आफ्टर राइपनिंग है ना, तो जब ये टोमेटो और चिल्ली है ना, ये राइपनिंग के बाद रेड हो जाते हैं। जब ये रेड हो जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट तो कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में, है ना, और एक पिगमेंट जो होता है, जो क्लोरोफिल कन्वर्ट होता है लाइकोपीन में। तो याद रखना, जो टोमेटो, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि टोमेटो और चिली का रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपीन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि टोमेटो और चिली को रेड कलर देता है। इसीलिए आप देखोगे रेड चिली और रेड टोमेटो ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देते हैं। दोनों का जो रेड कलर होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेट रेड कलर, है ना, और कैरेट का जो रेड कलर होता है वो ज़ैंथोफिल की वजह से, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं ना, इस तरह के बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, है ना, जिन पिगमेंट को अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं और उन्हीं पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? एक मिनट। ठीक है, नोट कर लीजिए। यस सर और कौन सी सिर्फ सर एक मिनट, इससे पीछे वाली स्लाइड दिखाइएगा। ठीक है बेटा, पीछे वाली देखो। और वैसे जितने तरह के कलर पाए जाते हैं उतने तरह के क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए आपको बस इतना याद रखना है, ज़ैंथोफिल याद रखना, कैरोटिनॉइड याद रखना, लाइकोपीन, 3 पिगमेंट याद रखना, है ना। वैसे तो हजारों तरह के पिगमेंट होते हैं, हजारों तरह के कलर होते हैं, तो सब तो नहीं याद रखना, अपन रख दिया, रख भी नहीं सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। कर लिया सबने, नोट कर लिया? डन? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला भी नोट कीजिए। और फिर हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना, और उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट समझाने के बाद उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट समझाने के बाद फिर मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा प्लास्टिड्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका पिगमेंट का कलर, है ना, तो या पिगमेंट इनफैक्ट सॉरी, ये इसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का इनफैक्ट स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं। तो ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट, देखो भाई, ये रहा अपना सर। हाँ जी बेटा। सर मैंगो में भी सिर्फ सेम पिगमेंट होता है, क्योंकि सर वो जब कच्चा हाँ, होता है तो वो ग्रीन होता राइट, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट होता है ना, क्योंकि वो रेड कलर होता है ना, येलो हो जाता है ना, है ना। तो मैंगो और पपाया जो होते हैं ना, दोनों का देखो कलर बाहर से एक ही जैसा दिखाई देता है, तो एक्चुअली वो ज़ैंथोफिल होता है ना, तो ज़ैंथोफिल की वजह से वो येलो हो जाते हैं। तो इसलिए देखो डॉक्टर बोलते हैं, जब किसी का आई साइट चली जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये पीले वाले फल खाओ, है ना। रीजन क्या होता है, उनमें ज़ैंथोफिल पाया जाता है और वो विटामिन ए होता है, ठीक, इसीलिए ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है, ओके। ओके। अब देखो यहाँ पे आते हैं क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह का स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, 2 मेम्ब्रेन हो गई। और कई बार ये कहा जाता है कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनफैक्ट, ये एक्चुअली कहा जाता है कि 3 मेम्ब्रेन सिस्टम है। हालांकि 3 मेम्ब्रेन सिस्टम कोई भी चीज होती नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा आपको बुक में मिलेगा और कई बार पूछा भी जा सकता है। तो थर्ड मेम्ब्रेन ये तीसरी वाली अंदर वाली मान ली जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये सिंगल जो एक आपको ये सिक्कों का ढेर दिख रहा है, कॉइन का ये पाइल दिख रहा है, इसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। और ये बहुत सारे जो ढेर दिख रहे हैं, इनको सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रेनम हो गया सिंगुलर वर्ड, है ना, और ग्रेना हो गया प्लूरल वर्ड, है ना। तो ये यहाँ पे ग्रेना हम लोग टर्म यूज करते हैं प्लूरल। तो ग्रेना का मतलब इस सभी जितने सारे सिक्कों के ढेर पाए जाते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अंदर एक जेल जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है, ये जो ग्राउंड बेस सब्सटेंस है, ये जेल के जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे काम आएगी जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तब भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपको ग्रेनम दिखाई दे रहे हैं, तो ये ग्रेना क्या, ये पूरा सिक्के का जो ढेर, इसको हमने ग्रेनम कहा।
अच्छा, ये ग्रेनम में एक यहाँ पर आपको क्वाइन जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मैं बाहर निकाल कर खिलाता हूँ। ये जो क्वाइन के जैसा सिंगल क्वाइन है ना, ये एक जो क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये सिंगल जो आपको क्वाइन के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, छोड़ो, ये है ना, ये जो सिंगल क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइट। थैलाक्वाइट है ना, तो इसे हम लोग थाइलाक्वाइट बोलते हैं। ठीक है, तो थैलाक्वाइट क्या होते हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली बता रहा हूं, इनके अंदर यहाँ पर मेम्ब्रेन में यहाँ पर इस तरह के कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, या यूं कहेंगे इस तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्लोरोफिल किस चीज का, नीट का ही क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस चीज का कंपाउंड, किस एलिमेंट का कंपाउंड, कोई बताएगा किसका कंपाउंड है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम कंपाउंड है। तो ये मैग्नीशियम से बना हुआ कंपाउंड है। ये कैसे काम करता है? इट इज कैटलिस्ट। कैसे काम करता है? इट इज कैटलिस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक और खास बात जो यहां पर मेंशन ऑलरेडी नहीं है ना, तो यहां पर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का खुद का यहां पर डीएनए पाया जाता है। और कमाल की बात यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए से मैच करता है। तो हम लोग इसको कहते क्या है? दिस इज कॉल्ड सीएलपीटी डीएनए। अगर पूछा जाए सीएलपीटी डीएनए तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ये कौन सा डीएनए है। सीएलपीटी मींस हो गया क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, है ना, डबल स्ट्रैंडेड। और कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना। सर्कुलर, जो आप जो लोग भी थे हमारे साथ में मोनेरा में, तो उन लोगों ने देखा था कि मोनेरा में डीएनए सर्कुलर का मतलब बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है। इट रिजेंबल्स विद द डीएनए। नीट का क्वेश्चन है, इट रिजेंबल्स विद बैक्टीरियल डीएनए। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना, बैक्टीरियल डीएनए, तो बैक्टीरिया के डीएनए से रिजेंबल करता है, सिमिलरिटी रखता है ना। इसको हम लोग सीएलपीटी डीएनए पर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर भी इसके खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। तो राइबोसोम यहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको ड्रॉ करिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में पूछा जाएगा पक्का। या माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों भी आ सकते हैं एक साथ। ऐसा भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनलिटी पूछ ले, इसका डायग्राम पूछ ले 3 मार्क्स में। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट विद द फंक्शनलिटी एज वेल एज द डायग्राम। क्लियर है भाई? क्लोरोप्लास्ट सबको समझ में आया? नए वाले बच्चे लोग, हिबा समझ आया? यस सर। अच्छा चलो ग्रेट। और प्रीशा? यस सर। ओके, अंकुश क्लियर है? यस सर। चलो ग्रेट, ठीक है। सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके? चलिए, अगर आपने Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो चलिए आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, HAECKEL, अर्नेस्ट हैकेल, है ना। तो टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ना, they are found only in plant cell, they are found only in plant cell, not in animal cell. They are found only in plant cell, not in animal cell. Euglena is, अंडरलाइन करेंगे, हालांकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, यूग्लिना इज द ओनली एनिमल सेल ऑन अर्थ। किसी का छूट जाए तो बता देना। यूग्लिना इज द ओनली एनिमल सेल ऑन अर्थ which have plastid,
नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिड्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूल में भी पूछा जा सकता है इस तरह से, प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस, प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। कौन बताएगा इसका क्या मतलब हुआ और क्यों इसको बोलते हैं इस तरह से, प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली? बोलो भाई, कौन बताए? इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और 70 S राइबोसोम होता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस है। अच्छा, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, सिर्फ इसीलिए? रीजन तो ये नहीं है, लेकिन मतलब रीजन के पीछे का बैकअप यही है, मतलब फंक्शनलिटी कुछ कुछ ऐसी ही है। और कोई बताएगा? देखो, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब वो हुआ जो आधे काम खुद से करे, है ना? आप लोग देखते हो वॉशिंग मशीन आती है, एक तो होती सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या करते हो, आप कपड़ा डालते हो, है ना, तो पहले उसको कपड़े को धोते हो और लगा देते हो उसको एक पर्टिकुलर उसमें कि वो हार्ड वॉश करना है, सॉफ्ट वॉश करना है, दो डाला, आधे घंटे बाद वो या तो अपने आप बंद हो जाती है। फिर आपने क्या किया, अब आपने वो कपड़े धोने वाले से निकाला और सुखाने वाले में डाला, वॉशर में, ड्रायर में डाला, है ना, फिर वॉशर उसको वॉश करता है। वो सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि आपको 2-4 बार जाना चला, पानी चलाना पड़ा, वगैरह वगैरह। दूसरी होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या, एक बार कपड़े डाल दिए, भाई साहब काम खत्म, जब सूख जाएंगे तो अपने आप ही निकल आएंगे, है ना। तो वो दो तरह के हो गए। वैसे ही क्या है यहाँ पर, सेमी ऑटोनोमस मतलब ये पूरा काम तो अपना नहीं कर सकता, क्योंकि इसको न्यूक्लियस, बाकी जितने सारे ऑर्गेनेली है उनको न्यूक्लियस की जरूरत है, हेल्प चाहिए, पूरी हेल्प चाहिए। ये सेमी ऑटोनोमस है। यहाँ पर क्या है, इसको न्यूक्लियस की बहुत थोड़ी सी मदद चाहिए, बाकी ये काम खुद ही कर देते। एक्चुअली इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, तो ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं, इनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। दूसरा, ये अपना खुद की प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस नोट करेंगे। They are semi-autonomous organelle because they have their own DNA and they have their own DNA and capable of they have their own DNA and capable of making their own protein with the help of capable of making their own protein with the help of ribosomes. Full stop. Plastids have capacity to divide. Plastids have capacity to divide. Plastids have capacity to divide. That's why they are called. That's why they are called. That's why they are called semi-autonomous. एक और खास बात, ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तो पहले इनका एक प्रिकर्सर होता है, प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड क्या है, इसको हम प्रिकर्सर कहते हैं। प्रोप्लास्टिड से ही तीनों तरह के प्लास्टिड बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड का क्या मतलब हुआ भाई, ये प्रिकर्सर का क्या मतलब हुआ? प्रिकर्सर का मतलब हुआ पहले इनिशियल चीज। जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, मुझे अगर प्लास्टिक की बोतल बनानी है तो मुझे उसमें प्लास्टिक के दाने चाहिए, तो मैं कहूंगा कि प्लास्टिक की बोतल का जो प्रिकर्सर है वो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स हैं, पीवीसी ग्रेन्यूल्स हैं, है ना। तो इसीलिए उसको हम प्रिकर्सर बोलेंगे। तो नोट करेंगे, प्रोप्लास्टिड्स आर precursor of proplastids are precursor of proplastids are precursor of all three kind of plastids. नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे ल्यूकोप्लास्ट, सब हेडिंग डालेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट
do not have any color. ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट में पहली बात तो कोई कलर नहीं होता हो, तो हमने लिखी, एक बार नोट भी कर चुके हैं. डू नॉट हैव एनी कलर और पिगमेंट, फुल स्टॉप. इंपॉर्टेंट है, they also do not have photosynthetic pigment and grana are absent. Photosynthetic pigment, they do not have photosynthetic pigment and grana. Next point. अब देखिए यहां पर जो ल्यूकोप्लास्ट, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है. मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, राइट, ठीक है, क्योंकि मुझे नोट करना पड़ेगा, नोट पैड में मुझे लिखना पड़ेगा. तो देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आप समझिए मेरी बात को, कि अगर यहां पर कोई भी ल्यूकोप्लास्ट है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट अगर वो स्टार्च स्टोर करे, तो स्टार्च क्या होता है हमें पता है, स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना. तो फूड में तो कुछ भी हो सकता है ना, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है. अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, है ना. तो उसे हम लोग कहते हैं एमाइलोप्लास्ट. इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार नीट में आ जाते हैं, ठीक है. और अगर वो फैट या लिपिड स्टोर करे, है ना, तो अगर वो फैट या लिपिड मतलब ऑयल स्टोर करे, तो फैट या लिपिड जब स्टोर करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इलाइयोप्लास्ट कहते हैं. इलाइयोप्लास्ट, ठीक है ना. तो उसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी जस्ट मिनट, इलाइयोप्लास्ट, ELAI, इलाइयोप्लास्ट उसको हम कहते हैं. अब अगर वही कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करे, है ना, जैसे पल्सेस वगैरह होते हैं, तो पल्सेस के दाने में क्या होगा, तो वहां पे ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करने का काम करेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उस समय हम लोग उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट. क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट. तो जब ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है तो उसको एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, फैट स्टोर करेगा एलाइयोप्लास्ट बोलेंगे, और प्रोटीन स्टोर करेगा तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहा जाएगा. क्लियर है, कोई डाउट? नो सर. अच्छा ठीक है, चलिए, तो तीनों नोट कर लिए. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, मतलब क्या, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट, तो चलिए नोट करिए क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट क्या सर है, एक स्क्रीन प्रीवियस स्लाइड दिखाना. ठीक है, ये लीजिए. तो पोटैटो में कौन पाए जाएंगे, अब आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा. पोटैटो में राइट एमाइलोप्लास्ट पाए जाएंगे. हम लोग पीनट खाते हैं, तो पीनट में क्या होता है, ऑयल होता है, तो पीनट में क्या पाए जाएंगे, इलाइयोप्लास्ट पाए जाएंगे. हाँ, और हम लोग पल्सेस खाते हैं, उसमें एल्यूरोप्लास्ट पाए जाएंगे, ठीक है. और तीनों ही क्या है, तीनों एक तरह के ल्यूकोप्लास्ट, ठीक. चलो नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट are colored plastid. Chromoplast are colored plastid. They contain colored pigment like carotenoid in carrot, like carotenoid in carrot, full stop. They gives color to mainly flower, which help in synthesis of सर इन कैरेट के बाद क्या है, like carrot. They gives color to flower
they gives color to flower which help them in pollination, which help them in pollination. मैंने आपको वो चिली वाला लिखवा ही दिया है, नोट ही करवा दिया है ना। मैंने आपको टोमेटो वाला नोट ही करवा दिया है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये नीट का प्योरली क्वेश्चन है। जब मैं ऐसे बोलूं कि नीट का क्वेश्चन है तो आप स्टार बना के वहां लिखा करो, है ना। दे आर ऑल्सो द साइट ऑफ, दे आर ऑल्सो द साइट ऑफ synthesis of, they are also the site of synthesis of lipid. ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। They are also the site of synthesis of lipid. तो ये कलर तो देते ही देते हैं, साथ में इन्हीं में लिपिड मतलब ऑयल की सिंथेसिस होती है। ब्रैकेट में आप ऑयल लिख लीजिए। थर्ड वन, जिसको कि हमने डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, सी है हमारा क्लोरोप्लास्ट ना, बी था हमारा क्रोमोप्लास्ट। नोट करेंगे, द क्लोरोप्लास्ट possess the photosynthetic pigment. सर रिपीट करिए। Chloroplast possess the photosynthetic pigment chlorophyll. Chloroplast possess the photosynthetic pigment chlorophyll. Full stop. They gives green color. They gives green color to plant and help in. They gives green color to plant and help them in food formation. In food formation through photosynthesis. नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो नीट का प्योरली क्वेश्चन है, नोट करेंगे। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल is fixed for a species of algae. Species of algae मतलब कि एल्गी की पर्टिकुलर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हर सेल में फिक्स रहेंगे। मतलब कि अगर क्लेमाइडोमोनास की हर सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ऐसा कोई क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज नहीं होगी जिसमें एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। तो एल्गी में ये फिक्स है नंबर ऑफ पर सेल, बाकियों में फिक्स नहीं रहते हैं। मॉडर्न जो प्लांट है उनमें फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, एक और खास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोगों ने प्लांट के टाइम पे मतलब एल्गी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मैंने लिखवाया भी होगा, है ना, तो वो लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप एल्गी में अलग अलग होता है। कप शेप किस एल्गी में पाया जाता है, जल्दी बताओ। जरा देखो तो कौन है पुराने लोग। अदिति बताओ भाई। अर्पित बोलो बेटा। अरे भाई बताया नहीं था क्लेमाइडोमोनास में, याद आया? अरे नहीं याद है? क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है जिसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया था। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट पे पूछे जाते हैं। कप शेप, है ना। रिबन शेप किसमें पाया जाता है? रिबन शेप आप देखिएगा, मैंने प्रॉपर नोट करवाया है। ग्रीन एल्गी खोलिएगा और जो लोगों ने ग्रेजुएट में पढ़ा है मैंने सबको, हाँ वेरी गुड, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। गुड, स्पाइरोगायरा में, है ना। और एक और लिख लो, स्टार शेप किसमें पाया जाता है? ये भी लिखवाया मैंने। स्टार शेप पाया जाता है, एक एल्गी है ओइडोगोनियम। आप देखिएगा, वीडियो भी देखिएगा, मैंने ये भी बताया था कि ओइडोगोनियम की एक और खास बात होती है, इसके जो सेक्सुअल, ओइडोगोनियम और कारा की खास बात होती है कि इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं बहुत डेवलप होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट,
the ground substance of chloroplast, the ground substance of chloroplast is known as stroma or matrix. The ground substance of chloroplast is known as stroma or matrix. Next point. Chloroplast have its own DNA. Chloroplast have its own DNA, which is circular. Chloroplast, does it? Chloroplast have its own DNA. अभी मैंने आपको बताया CLPT DNA उसको बोलते हैं. Chloroplast have its own DNA, which is single and circular. सर एक सेकंड के लिए आप प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए. हाँ जी बेटा, सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए. ठीक है. Chloroplast have its own DNA, which is कप शेप क्लेमाइडोमोनास में, रिबन शेप स्पाइरोगायरा में और स्टार से पाया था ओइडोगोनियम में. ठीक है, OEDOGONIUM, ओइडोगोनियम. एल्गी है, तीनों ग्रीन एल्गी है, याद रखना. तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स. फुल स्टॉप. Chloroplast have its own DNA. Chloroplast have its own DNA, which is single and circular. Full stop. DNA makes chloroplast. DNA makes क्लोरोप्लास्ट. यार फिर तुम क्या लिख रहे हो, सिर्फ मैं लिखूंगा और कोई नहीं लिखेगा. क्लोरोप्लास्ट, सर वो गलती से हो गया. कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था. क्लोरोप्लास्ट मेक्स DNA makes chloroplast. DNA makes chloroplast. DNA makes chloroplast semi-autonomous. DNA makes chloroplast semi-autonomous. Next. They have 70S DNA. 70S DNA. S means Svedberg होता है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी. Svedberg है ना. देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम, दोनों किससे मैच करते हैं? दे रिजेंबल विद बैक्टीरिया, है ना. तो बैक्टीरिया के राइबोसोम से और बैक्टीरिया के डीएनए से इनकी रिजेंबलेंस होती है. बिल्कुल ये रिजेंबल करते हैं बैक्टीरिया से. ठीक है, ये बात आप और बिल्कुल एकदम याद रखेंगे विदाउट एनी डबल थॉट, है ना. नेक्स्ट पॉइंट. सर कुड यू प्लीज रिपीट दिस पॉइंट? हाँ जी बेटा. तो मैं ये कह रहा था कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है और ये क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है ना. तो राइबोसोम यहाँ 70S टाइप पाया जाता है और डीएनए सर्कुलर है. ये दोनों जो हैं, ये दोनों बैक्टीरिया के राइबोसोम और डीएनए से रिजेंबल करते हैं या मैच करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया के भाई हैं. तो क्लोरोप्लास्ट कुल मिला के बैक्टीरिया के भाई है. मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, है ना, इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ऐसा माना जाता है, ये हम लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ते हैं सब बातें, है ना. ऐसा माना जाता है कि किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल चली गई. और वो कैसी थी? वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, मतलब क्या थी? मतलब एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर एक बैक्टीरिया चला गया, ग्रीन बैक्टीरिया. और वो ग्रीन बैक्टीरिया बाद में आकर के उस सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया उसने, और आगे चल के वही बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, एक ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो गया. ये थ्योरी है ना. तो
ऐसा साइंटिस्ट क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का जो ये है राइबोसोम में, वो दोनों बैक्टीरिया से मैच करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसको हम सिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं, सिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हालांकि जस्ट फॉर सेक ऑफ योर रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, नोट करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The chloroplast have coin-like structure. The chloroplast have coin-like structure called granum. The chloroplast have coin-like structure called granum. Full stop. Every chloroplast have, important underline करेंगे, every chloroplast have 40 to 60 grana. Every chloroplast have 40 to 60 grana. तो वो जो मैंने बताया था इस तरह के सिक्के के ढेर, इसको हमने ग्रेनम कहा है। इस तरह के 40 to 60 ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, ग्रेना है ना। अब इस एक ग्रेना में कितने सारे थैलाक्वाइड हो सकते हैं, ये सिक्के कितने हो सकते हैं, तो नोट करेंगे। each granum have 2 to 100. Each granum have 2 to 100 thylakoid. Each granum have 2 to 100 thylakoid. Full stop. The membrane of thylakoid have chlorophyll molecule. The membrane of thylakoid have chlorophyll molecule. Which are the site for the synthesis of food. One last point. New chloroplast. अब नए क्लोरोप्लास्ट कैसे बनते हैं? या तो अपने प्रिकर्सर से बनेंगे जो हमने अभी बात की, और या फिर क्लोरोप्लास्ट के डिवीजन से बनेंगे। दो तरीके हो सकते हैं। न्यू क्लोरोप्लास्ट arise from the division of old chloroplast or its precursor प्रोप्लास्टिड। तो नए क्लोरोप्लास्ट या तो प्रोप्लास्टिड से बनते हैं और या फिर किससे बनते हैं, या बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के पुराने क्लोरोप्लास्ट के डिवाइड करने से। दो ही तरीके होते हैं जिनसे क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपन कर ही चुके हैं, है ना? ठीक, पक्का कर चुके हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया? मुझे डाउट है क्योंकि इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। यस सर। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है इसका मतलब आपका। चलो यस सर, कर चुके हैं। अच्छा ग्रेट, चलो, है ना, क्योंकि देखो कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पैराक्सीसोम्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है क्या पैराक्सीसोम्स क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू? नेक्स्ट सेटिंग में लेंगे पैराक्सीसोम्स। पैराक्सीसोम्स तो जैसे हमने पढ़ा था, है ना, जैसे हमने पढ़ा कि वो लाइसोसोम पाए जाते हैं, उसी तरह के पैराक्सीसोम्स पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, है ना? ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, कैटालिस्ट। वेरी गुड। कहाँ पाए जाते हैं? चलो अब इसी बात पे बता दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। किडनी और लिवर्स में
अरे शाबाश शाबाश, गुड 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 अदिति। तो ये किडनी और लिवर में पाए जाते हैं, सही बात है। लिवर में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम ही करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कैसे होते हैं, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि वो भाई लाइसोसोम भी ऐसे ही होते थे, तो हमने पढ़ा था कि वहां लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे इनके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए, ये वो जो हमारे बॉडी की वो पार्ट जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, तो हमारे बॉडी के वो पार्ट जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, तो उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पाए जाते हैं कहाँ पे, मेनली ये लिवर की सेल्स पे पाए जाते हैं। तो लिवर की सेल में क्या करते हैं, हम जितने सारे जितने सारे ऑक्सीडेटिव मटेरियल खाते हैं या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल खाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये डिकम्पोज करता है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड को भी करता है ना, जितने और हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, आर्सेनिक आ गया, किसी भी तरह का कोई हैवी मेटल आ गया, उन सबको डिटॉक्सिफाई, अल्कोहल जो लोग पीते हैं तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो हम वो हर चीज जो हार्मफुल चीज खा लेते हैं उसको हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई करता है और लिवर की सेल के अंदर एक्चुअल में डिटॉक्सिफाई करने का काम यही करता है। क्लियर है सबको? चलो नोट करो। यस सर। पैराक्सिसोम, दे वर डिस्कवर्ड बाय, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, दे वर डिस्कवर्ड बाय डी डुए, they were discovered by D. Dewey. D. Dewey. Full stop. They are found in both. Next point है. They are found. Underline करेंगे. They are found in both plant as well as. They are found in both plant as well as animal cell. They are found in both plant as well as animal cell. Full stop. Their function is to detoxify. Their function is to detoxify harmful substances. Their function is to detoxify harmful substances. Full stop. They have oxidative enzyme. They have oxidative enzyme which oxidize the toxic substance. They have oxidative enzyme which detoxify harmful substances. Next point. बुलेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, they are generally found in liver and kidney cell. In liver and kidney cell. Full stop. They are single membrane structure. They are single membrane structure. Full stop. तो ये था पैराक्सिसोम, छोटा सा है ना, ये 2 मार्क्स पे आपसे पूछा भी जा सकता है स्कूल में, है ना। नेक्स्ट आ जाइए राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। राइबोसोम एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेली है, बाकी कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया की सेल, प्रोकैरियोटिक और प्लस यूसेल में पाया जाता है, दोनों में मौजूद रहता है। ये अकेला, इनको कहते क्या है, इनको हम लोग दे आर साइट फॉर what to say, they are site for photosynthesis, है ना। I'm sorry, they are site for protein synthesis.
दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो हम इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, दे आर कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इन्हें हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पे होती है। और ये प्लांट एनिमल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, और इन्हें पैलेडे पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे पैलेडे, हालांकि शायद मैं लिखवा चुका हूँ, तो एक साइंटिस्ट थे पैलेडे। तो पैलेडे ने क्या हुआ, पैलेडे वाज द साइंटिस्ट हु क्वाइंड राइबोसोम टर्म, हु क्वाइंड राइबोसोम टर्म। नोट करेंगे, पैलेडे वाज द साइंटिस्ट हु क्वाइंड the term ribosome. Palade was the scientist who coined the term ribosome. That's why we call them Palade particle. Full stop. ये confusing है थोड़ा सा, full stop, क्योंकि डिस्कवर किसी और ने किया था। दोबारा रिपीट कर दीजिए। Palade was the scientist who coined term ribosome. तो राइबोसोम नाम देने का क्रेडिट पैलेडे को जाता है। पैलेडे was the scientist who coined term ribosome. That's why we call them Palade particle. That's why we call them Palade particle. Full stop. Whereas Robinson and Brown were the scientists, who discovered it in plant cell, whereas Robinson and Brown who discovered it in plant cell in 1953. तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में 1953 में खोजा, and Palade discovered it in animal cell, and Palade discovered it in animal cell in 1955. तो पैलेडे ने एनिमल सेल में बाद में खोजा और इनको राइबोसोम नाम दे दिया। हालांकि पैलेडे से पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने इन स्ट्रक्चर को देखा, डिस्क्राइब किया, खोजा, सिर्फ उनको नाम राइबोसोम नहीं दिया। ये कहानी क्लियर है सबको? कंफ्यूजन क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ राइबोसोम का। वेट, गिव मी 1 सेकंड, डायग्राम निकालने दो, आपको डायग्राम दिखाता हूँ। राइबोसोम किधर गए भाई? राइबोसोम Sir, in which year the Robinson and Brown discovered? 1953। Okay, sir. रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में किया, और पैलेडे ने इनको किया बाद में। राइबोसोम, वेट, गिव मी 1 सेकंड। राइबोसोम एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। आपको मैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इधर क्या Excuse me, हाँ जी बेटा। sir, but in the NCERT it is written that the George Faraday was a scientist who coined the term ribosome in 1953. 1953 ना, वो पैलेडे ने तो बाद में खोजा हुआ था, है ना। बाकी हेल्पिंग बुक में ही लिखा हुआ है, सही कह रहे हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे हेल्पिंग बुक, जैसे आप ट्रूमैन में देखोगे, दिनेश में देखोगे, में समय ही लिखा हुआ है ना। और यही एक्चुअली क्रोनोलॉजी है, तो इसीलिए पैलेडे पार्टिकल इनको बोलते हैं। तो 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में इनको खोज लिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसके बाद पैलेडे ने 1955 में खोजा भी, और पैलेडे ने 1955 में ही इसको टर्म दिया। आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है, मैंने एक बुक है ना, उसमें क्लियरली चीज मेंशन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली करंट सीक्वेंस है, इसीलिए इनको पैलेडे पार्टिकल भी कह
दिया जाता है, क्योंकि बाद में एनिमल में खोजना, अगर पूछा जाए कि एनिमल में किसने खोजा, तो एनिमल में खोजने का जो क्रेडिट जाता है वो पैलेडी को ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर लुक, अब राइबोसोम जो होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के आप राइबोसोम देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक 50s, ठीक है, ये 50s है ना, और दूसरी यूनिट होती है 30s, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम होते हैं वो 70s के बने होते हैं। यहाँ पर S का मतलब क्या होता है? S एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्वेडबर्ग, है ना। तो स्वेडबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मशीन बनाई जिससे कि बाकी सारे ऑर्गेनेली का या राइबोसोम का साइज देखा जाता था, और उसकी उनकी जो मशीन थी उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो स्वेडबर्ग क्या है? स्वेडबर्ग ना ही कोई लेंथ की यूनिट है, ना ही कोई मास की यूनिट है, ना ही कोई वेट की यूनिट है। स्वेडबर्ग एक क्या है? ये एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट। तो स्वेडबर्ग एक अलग टाइप की यूनिट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन कांस्टेंट या सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और स्वेडबर्ग को ही लाइक रिस्पेक्ट पे हमने इसको एस से डिनोट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं वो 2 यूनिट के बने होते हैं। तो देखो इस तरह की 2 यूनिट पाई जाती हैं। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50s होती है, स्मॉल सब यूनिट 30s होती है, ठीक है। और देखो राइबोसोम, और ये थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया, हम लोग जेनेटिक्स में 12th में पढ़ेंगे, आपको दोबारा से फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जब हम यूकैरियोटिक की बात, ये तो प्रोकैरियोटिक का हो गया, तो जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो सेम यूकैरियोटिक का भी राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 80s होता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक का कैसा है? 70s, और यूकैरियोटिक का कैसा है? 80s। यूकैरियोटिक बोले तो प्लांट का हो गया, है ना, एनिमल का हो गया, ठीक है, प्लांट का हो गया, एनिमल का हो गया, फंगस का हो गया, है ना। तो आप देखेंगे इसमें 80s पाया जाता है। और 80s में भी जो ये 2 सब यूनिट का बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट का बना होता है और दूसरा स्मॉल सब यूनिट का बना होता है। तो इसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60s होती है और स्मॉल सब यूनिट 40s होती है। देखो 60 40 100 होता है, लेकिन ये कितने का बना है? 80s का। क्यों? ये एडिशन से मतलब टोटली 80 क्यों नहीं आ रहा, या ये मतलब 80 में क्यों नहीं है? रीजन बिहाइंड ये है कि ये कोई मतलब ना मास की यूनिट है ना लेंथ की यूनिट, कोई डायमेंशन की यूनिट नहीं है, ये एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यूकैरियोट में याद रखना, नोट कर लेंगे। इन यूकैरियोट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर वाला आप छोड़ दो, इधर वाला छोड़ दीजिए, इधर वाला। इन यूकैरियोट the ribosomes in eukaryote, the ribosomes are 80s in size. In eukaryote, the ribosomes are 80s in size, and in prokaryote and in prokaryotes, the size is, and prokaryote, the size is 70s. Next point. Both larger and स्मॉलर सब यूनिट, तो राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना हुआ है ना, लार्ज और स्मॉल। इनके दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए बीच में क्या चीज होती है? तो यहां पर आप देखेंगे मैग्नीशियम ब्रिज पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये मैग्नीशियम के बने हुए बॉन्ड होते हैं जिनको हम मैग्नीशियम ब्रिज कहते हैं। इनकी हेल्प से स्मॉल और लार्जर दोनों सब यूनिट होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो नोट करेंगे, द स्मॉलर सब यूनिट फिट्स ओवर the larger subunit. A smaller subunit fits over the larger subunit like cap. So could you please repeat the second point? A smaller subunit fits over the larger subunit like cap. With the help of magnesium ion. With the help of magnesium ion. These bonds are known as magnesium bridge. These bonds are known as magnesium bridge. Next point नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बना के लिखेंगे। राइबोसोम्स occurs in
all living cell. Ribosomes occur in all living cells except, किसमें नहीं पाए जाते? Except human RBC. Except human RBC. Except human RBC. Full stop. The ribosomes are responsible for the protein synthesis. Full stop. Next point. कहीं पे लिख लो 1 Swedberg is equal to होता है 1 into 10 to power minus 13 सेकेंड, है ना? ये साइकिल है, पर साइकिल। और स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट कैसे होती है ये तो मैंने बता दिया। और राइबोसोम दो चीज से मिलके बने होते हैं, है ना? बेसिकली बने किस चीज से मिलके होते हैं? तो राइबोसोम दो चीज से मिलके बने होते हैं, एक तो ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और दूसरा इनमें स्ट्रक्चर इनके बनाने में आरएनए हेल्प करता है। यहाँ पे आर क्या है? स्मॉल आर का मतलब होता है राइबोसोमल, तो यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन, दोनों मिल करके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो नोट करेंगे। The ribosomes are made up of protein and ribosomes are made up of protein and rRNA. Ribosomes are made up of protein and rRNA. Full stop. rRNA लिख लेना, राइबोसोमल आरएनए। Next point. This is the only organelle. This is the only organelle which do not have. This is the only organelle which do not have any membrane. This is the only organelle which do not have any membrane. क्लियर है भाई? राइबोसोम, किसी को डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियस क्या होती है। न्यूक्लियस को बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि बहुत सारे साइंटिस्ट उसको ऑर्गेनेली की कैटेगरी में नहीं रखते, और कुछ साइंटिस्टों का स्टिल इट इज वेरी लाइक कंफ्यूजिंग मैटर। बट 12th के लेवल तक जितने सारी बुक्स हैं वो सब ये रिकमेंड करती हैं कि लाइक न्यूक्लियस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लाइक दिस वन, व्हाट टू से, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों को मानना है कि इट्स नॉट अ ऑर्गेनेली, है ना? तो 12th तक हमारे लिए तो भाई ऑर्गेनेली है, और उसके ऊपर की क्लासेस में हम इसे ऑर्गेनेली नहीं मानते, तो एक अलग एंटिटी के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो आप क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो आप लिखे जरूर कि some of the scientists do not consider is at organelle, है ना? Whereas like we consider is the largest organelle in animal cell and second largest in plant cell. तो प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे बड़ी होती है, इसीलिए प्लांट सेल में सेकंड लार्जेस्ट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस में ऊपर की तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टर्म न्यूक्लियस के लिए हम कभी नहीं यूज करते। तो यहाँ पर इसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो राइट टर्म, करेक्ट टर्म क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, है ना? तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है। दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप के बीच बीच में कहीं पे छेद पाए जाते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या होती है? इससे मेटो मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और ये होते क्यों है? इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो आरएनए होता है ना, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, तो एमआरएनए इन्हीं पोर से क्या होता है? कम्स आउट, है ना, बाहर आता है। तो इन्हीं पोर से एमआर फिर भाई बनता कहाँ पे? तो आप देखो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक ये कंपोनेंट पाया जाता है जिसको अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं। देखिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, है ना? तो ये जो पार्ट है इसके लिए आपने टर्म क्या यूज किया? न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो चीजें बनती है। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड
फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की स्मॉल और जो लार्ज सब यूनिट है वो दोनों सब यूनिट यहीं पर बनती हैं, और दोनों सब यूनिट बनने के बाद ये निकल करके बाहर आती है, इनकी असेंबली बाहर होती है, तो बाद में मैग्नीशियम ब्रिज से आकर के दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, राइट। तो न्यूक्लियस में यहाँ पे बनता है। दूसरा क्या होता है कि जो आरआरएनए जो ये होता है, क्या बोलते हैं, एमआरएनए होता है, वो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है और एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से निकल करके बाहर आता है। ये इसके अंदर जो जेल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं या न्यूक्लियर सैप बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म आप इसको बोलते हो, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो सेल के डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम। राइट। तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये देखिए एमआरएनए यहीं पर बनता है ना, और यहाँ से निकल जाता है। दोनों न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब एनवेलप के बीच में जो स्पेस, उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसी ये न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है, और मैंने आपको लिखवाया भी था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दे आर एक्चुअली फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। हाँ जी, So what is the mRNA? व्हाट इज द Function of mRNA? mRNA is responsible for actually protein synthesis। तो mRNA क्या करता है, वो डीएनए के मैसेज को लेकर के जाता है, और डीएनए जो मैसेज देता है उसको लेके जाता है राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम कहाँ पे, बाहर है, तो mRNA क्या करता है, डीएनए कहता है प्रोटीन बनाओ, तो डीएनए के मैसेज को mRNA रीड करता है, इसीलिए उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए के मैसेज को लेकर के जाता है, और ये जा करके, है ना, जाता है राइबोसोम के पास में, और राइबोसोम से कहता है कि डीएनए ने पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन बनाने के लिए बोला हुआ है ना। So it passes message of DNA to ribosome, and ribosome unit, according to the like messenger RNA's message, it start forming protein or polypeptide chain, right? So इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, है ना। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। तो सबसे पहले नोट करेंगे, किसने खोजा था न्यूक्लियस, किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने। नोट करेंगे, though the nucleus was first observed by, important है, though the nucleus was first observed by Leeuwenhoek, Leeuwenhoek, Anthony von Leeuwenhoek, वही, ठीक है ना। Though the nucleus was first observed by Leeuwenhoek, but it was first studied and recognized by, it was first studied and recognized by Robert Brown in 1831. In 1830, first studied and recognized by Robert Brown in 1831. Full stop. They are found in all eukaryotic cell. They are found in all eukaryotic cell except किसमें नहीं पाई जाती, except the RBC of mammal, हमारी RBC में नहीं पाई जाती, RBC of mammals and the sieve cell of plant, ये दो ऐसी लिविंग सेल हैं जिनमें नहीं पाई जाती, and the sieve cell of plant, full stop. Generally a cell have
one nucleus. Generally, a cell have one nucleus, but it may be up to 200. It may be up to 200 in फंगल हाइफा. हम पढ़ चुके हैं फंगस में क्या कहते हैं. फंगस में बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती है. उस स्टेज को क्या बोलते हैं? अर्पित क्या कहते हैं? अरे मल्टी न्यूक्लिएट. ना भाई, मल्टीपल तो कहेंगे उस स्टेज को एक लिए पर्टिकुलर नाम देते हैं. मैंने लिखवाया हुआ है. अर्पित क्या कहते हैं बेटा? सीनोसिटिक कंडीशन आप देखिएगा वीडियो में, मैंने आपको बताया सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, है ना, जहां पे मल्टी न्यूक्लियस पाई जाती हैं. यूकैरियोटिक सेल विद मल्टी न्यूक्लियस वी कॉल दैट सीनोसिटिक कंडीशन. तो हम उसको सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, राइट. तो उसे हम सीनोसिटिक कंडीशन कहेंगे. क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट तो नोट करेंगे. इन प्लांट सेल, अब प्लांट सेल में न्यूक्लियस कभी बीच में नहीं पाई जाती. तो प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में क्या होता है कि धीरे धीरे वैक्यूल बड़ा होता जाता है, और वैक्यूल क्या करता है कि न्यूक्लियस को धक्का देके साइड में पहुंचा देता है. लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ये वैक्यूल फैक्यूल ज्यादा पाए नहीं जाते, बहुत नॉमिनल पाए जाते हैं या ना के बराबर पाए जाते हैं. तो एनिमल सेल में बीच में पाया. तो नोट करेंगे, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज pushed. In plant cell, nucleus is pushed in peripheral position, while in animal cell, they are found in the central position. Next point. Biochemically, a nucleus contain 9 to 12% DNA. Biochemically, a nucleus contain 9 to 10% DNA, 5% RNA, 15% protein, and rest 65% एंजाइम. तो ये न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन हो गया. तो 9 to 10% डीएनए, 5% आरएनए, 15% प्रोटीन and 65% enzyme. Next point. There is a perinuclear space. There is a perinuclear space between two nuclear membrane. Between two nuclear membrane. Full stop. Next point. The chromatin fiber. Next point. The chromatin fiber is made up of DNA plus chromatin fiber is made up of DNA plus histone protein. DNA plus histone protein, ये सब हम पढ़ चुके हैं. DNA plus histone protein. Next point. Nucleus have, important है, nucleus have a small structure, nucleolus. Nucleus have small structure, nucleolus, which was discovered by Fontana. Which was discovered by Fontana. Next point. The function of nucleolus
the function of nucleolus is the formation of rRNA, comma, ribosomes and tRNA, rRNA, ribosomes and tRNA, फुल स्टॉप। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहीं पे न्यूक्लियस वाले ही पार्ट में दिया होगा एनसीईआरटी में भी कि यहाँ पर ये कितने तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हालांकि इन चीजों को हम फिर से एक बार 12th में पढ़ते हैं, बट स्टिल यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें समझने की जरूरत है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ। तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इतनी तरह के पाए जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं, देखो यहाँ पर क्रोमोसोम में बीच में एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, है ना। और यहाँ पर तो सबसे पहले आते हैं ये पहला वाला क्रोमोसोम, इसमें ऊपर वाली भी आर्म बराबर है और नीचे वाली भी आर्म बराबर है, आर्म्स है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट आर्म और या इनको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो ऑलमोस्ट बीच में होता है, मिड में होता है। और ये जो आर्म्स है, ये आर्म्स किस चीज की मिलकर बनी है? आर्म्स हमें पता है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी है। दूसरा उसके बाद क्या होता है कि देखिए ऊपर की तरफ शॉर्ट आर्म है, बहुत शॉर्ट है, और नीचे वाली ज्यादा लंबी है, इनको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो थोड़ा सा सब मेटासेंट्रिक में आप देखेंगे क्रोमोसोम एक तरफ शिफ्ट हो गया, ये सेंट्रोमियर शिफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो जिसमें ऑलमोस्ट जो शॉर्ट आर्म नहीं होती हैं, उनको बहुत छोटी होती है, उनको हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, जिनमें एकदम ऑलमोस्ट टॉप पे होता है। तो थर्ड होता है एक्रोसेंट्रिक। और चौथे वाले वो होते हैं जिनमें सिर्फ लॉन्ग आर्म होती है, शॉर्ट आर्म्स नहीं होती हैं, उनको हम लोग टीलोसेंट्रिक। तो अगर कोई पूछे, या ये क्वेश्चन नॉर्मली स्कूल्स में पूछा जाता है, ये नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, स्कूल में ही पूछा जाता है कि क्रोमोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं। तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं किसमें? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। 4 तरह के क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें यहाँ पे तो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। ये छोटा सा ऊपर की तरफ पार्ट पाया जाता है, इसको हम सैटेलाइट कहते हैं, है ना। ऐसा पाया जाता है जैसे हमारे वाई क्रोमोसोम में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है ना, जिसमें क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट रीजन। ये एक अलग डायग्राम है, लेकिन क्रोमोसोम 4 तरह के पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, on the basis of centromere, chromosome can be of following type. Chromosome can be of following type. Metacentric, submetacentric, metacentric, submetacentric, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे रिमाइंड क्या कराओगे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, है ना। तो 2 जाइंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीटीन क्रोमोसोम, है ना। और दूसरा होता है उसको हम लोग लैम्फ ब्रुश क्रोमोसोम बोलते हैं, लैम्फ ब्रुश क्रोमोसोम, है ना। तो ये 2 क्रोमोसोम मुझे आपको और बताने, ये आप बताओगे। और दूसरा मैं आपको सिलिया और फ्लैजिला, ये चीज मुझे आपको और बतानी है, सिलिया एंड फ्लैजिला। ये 4 चीजें हैं जो सेल बायोलॉजी में रह रही हैं। आप मुझे प्लीज रिमाइंड कराएंगे, मैं किससे पूछूंगा, मैं तुम बताता हूँ। अर्पित याद रखना, ठीक है। लीजा, पुराने वाले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोशनी, ठीक है। अदिति याद रखना, ठीक है। Yes, मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में क्या रह रहा है ना, ये नोट कर लो। आपको साइड में जहां पे नोट्स लिख रहे हो ना, वहां पे नीचे नोट कर लो कि नेक्स्ट क्लास में, है ना। पॉलीटीन, लैम्फ ब्रुश क्रोमोसोम, सिलिया, फ्लैजिला, इसी में मैं बता दूंगा माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। yes. और बताओ, और कोई डाउट? सर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंट कोफिशिएंट एक ही होता है? हाँ, दोनों एक ही चीज होते हैं। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट या स्वेडबर्ग यूनिट एक ही चीज होते हैं। ये एक्चुअली एक तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट है थी, समझे। एंड वो एक टाइप की प्लास्टिड्स भी होते थे जिनको लाइट ज्यादा, मतलब
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिलती तो वो कलर चेंज कर लेते थे। क्रोमोप्लास्ट होते हैं एक्चुअली। मैं एक्चुअली जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या होता है कि आप देखोगे जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो कम लाइट इंटेंसिटी रिसीव करते हैं और क्लोरोफिल ज्यादा करते हैं, है ना। तो हम लोग अभी दोबारा पढ़ेंगे ना फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा और दिख जाएंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। और हिबा समझ में आया बेटा? हिबा समझ आया सब कुछ या कोई डाउट? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास तक, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। आप मैसेज भी कर सकते हो। लीजा क्लियर है सब कुछ? ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, Thank टेक you. केयर। ओके वेलकम बेटा। चलो ठीक है, हिबा पढ़ना जाकर के, अगर नहीं समझ